हेलो स्टूडेंट, आज हम लर्न करेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी। ओके स्टूडेंट, एज पर दिस थियरी मेटल और लिगांड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक होता है। कैसे, आपको समझाता हूं। जैसे आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल होता है वो एज अ पॉजिटिव आयन होता है, और उसमें लिगांड अगर हमारा नेगेटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का बॉन्ड तो एज अ आयनिक बॉन्ड हुआ, तो वो हम एज अ पॉइंट चार्ज लेंगे। नेगेटिव लिगांड होगा तो उसे एज अ पॉइंट चार्ज लेंगे, और कई बार लिगांड है वो न्यूट्रल भी होता है, और अगर वो न्यूट्रल होता है तो उसमें हम लिगांड को एज अ डाइपोल कंसीडर करेंगे। लाइक H2O, हमको पता है कि H2O है, उसमें से ऑक्सीजन ही डोनेट करता है, उसको हम डाइपोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव, हाइड्रोजन का पॉजिटिव, इस तरह से डोनेशन करता है। तो यहाँ पे बॉन्ड होगा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल इन न्यूट्रल लिगांड। अब टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाई देते हैं हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। एक तो होता है मेटल आयन और लिगांड के बीच का अट्रैक्शन, उसमें या तो नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन होता है या तो फिर नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल के साथ अट्रैक्शन होता है। दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन? तो एक तो इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन की डी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में, और लिगांड के जो इटसेल्फ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। यानी कि दो टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें अफेक्ट करते हैं। There are 5 d orbit of the metal ion. d ऑर्बिट के 5 टाइप्स होते हैं, आपको पता ही है। वो पांचों के 5 d ऑर्बिट की एनर्जी कैसी होती है? सेम। उसे हम बोलेंगे they are degenerate। degenerate मीन्स उसकी एनर्जी सेम है। बट जब कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि ऑर्बिट है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, कॉम्प्लेक्स बनता है मीन्स मेटल आयन और लिगांड दोनों के बीच में बॉन्डिंग होता है। तो आपको पता है कि लिगांड के पास भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में रिपल्सिव फोर्स अफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से ये जो डीजनरेसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वो डिफरेंट लेवल में डी ऑर्बिट जो 5 है वो स्प्लिट हो जाएगी। चलो समझाता हूं मैं। अब देख सकते हैं कि डी ऑर्बिट के अंदर 3 टाइप्स, यानी कि DXY, DYZ, DZX, इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एक्सिस होता है, जबकि DX² माइनस Y² एंड DZ² के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्सिस होता है। देख सकते हैं आप इस इमेज में। अब ये कंप्लीट थियरी मैं आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर समझाने की ट्राई करता हूं। अब हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे क्रिस्टल फील्ड होता है, यानी कि जो डी ऑर्बिट है वो जो स्प्लिट होती है, वो स्प्लिट कैसे होती है वो डिपेंड्स करता है कि नंबर ऑफ लिगांड कितने हैं, लिगांड कितने हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ बॉन्डिंग, किस तरह से वो बॉन्ड बनाते हैं, उसी तरह से वो जो डी ऑर्बिट है वो स्प्लिट होती है। ओके, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे मैंने एक बेसिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जो प्लेन है उस प्लेन के अंदर 4 लिगांड, और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, यानी कि ये ऑक्टाहेड्रल ही है। तो यहाँ पे मेरा जो ग्रीन वाला है, ओके, वो एक प्लेन है, ऑरेंज वाला प्लेन और एक स्काई ब्लू वाला प्लेन। यहाँ पे मैंने एक्सिस भी दिखा दी है।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। ओके, तो ये सभी प्लेन को मैंने सेपरेट करके अभी दिखाया है यहाँ पे नीचे। सो फर्स्ट, पहला वाला प्लेन हमें पता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे कंपेयर करके, ये जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस, यानी कि ये हमारा प्लेन हुआ, वो हुआ है वाई जेड प्लेन। और जैसे कि हमें पता है कि जो ऑर्बिट होती है डी वाई जेड ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ये एक्सिस और एक्सिस के बीच में होती है, जबकि लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली लाइन टू लाइन एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा प्लेन भी आप देख सकते हैं, ये वाला प्लेन मैंने लिया है अलग करके, लिगैंड तो सभी में मैंने दिखाया है, पर यहाँ पे देख सकते हैं इन लिगैंडों को ये ऑर्बिट ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती। सेम टू सेम इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है डी ऑर्बिट के, वो तो बिटवीन द एक्सिस है, जबकि हमारे लिगैंड है वो ऑन द एक्सिस है, यानी कि दोनों के बीच का डायरेक्ट सामना होगा नहीं, इसलिए रिपल्शन कम होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी, बट ये तीन ऑर्बिट होगी, डी वाई जेड, डी एक्स वाई एंड डी जेड एक्स, यानी कि इन तीनों के बीच में रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है डी जेड स्क्वायर, तो डी जेड स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द जेड एक्सिस, और लिगैंड भी जेड पे आते हैं, तो यानी कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। सेम टू सेम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि लिगैंड भी उसी एक्सिस पे आते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में भी रिपल्शन ज्यादा होगा, यानी कि लिगैंड और डी ऑर्बिट के बीच में सेम टाइप का रिपल्शन नहीं होता है, 3 में कम, 2 में रिपल्शन ज्यादा होता है, उसी वजह से उसमें स्प्लिटिंग आता है। कैसे? जैसे कि हमने समझा पहले पांचों के पांचों की एनर्जी कैसी होती है, सेम, यानी कि डी जनरेट होती है। अगर सभी सेम डायरेक्शन से आएगी, यानी कि एज अ सिमेट्रिकल डायरेक्शन से आते हैं सभी लिगैंड्स, तो ये डी जनरेसी डिस्टर्ब नहीं होगी, यानी कि ऑल डायरेक्शन से सेम रिपल्शन होगा, तो डी जनरेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। बट हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्सिस से लिगैंड आ रहे हैं, इसी वजह से इसकी यानी कि डायरेक्शन सभी लिगैंड की आने की मेटल आयन पे डिफरेंट है, उसी वजह से इसमें डी जनरेसी डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले ये सभी सेम एनर्जी वाले होते हैं, जब लिगैंड उसके नजदीक आता है ये सभी में एनर्जी इंक्रीज होती है, तो इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और फिर लिगैंड एकदम क्लोजली आ जाते हैं, तभी इसका स्प्लिटिंग हो जाता है। हमें पता है तीन ऑर्बिट के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जो 3 की कम हुई उसे हम कहेंगे T2G ऑर्बिटल, और जिनकी ज्यादा हो गई है उसे कहेंगे EG ऑर्बिटल। और ये जो सेंटर है उसे कहते हैं बेरी सेंटर। और ये जो 2 ऑर्बिट के बीच में एनर्जी गैप क्रिएट हुआ है उसे हम डिनोट करेंगे बाय डेल्टा O। O मीन्स ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, ये बेरी सेंटर से ये कितना एनर्जी गैप क्रिएट हुआ है EG का, वो हम देखते हैं। तो ये है 3/5, और नीचे का एनर्जी गैप कितना क्रिएट हुआ है बेरी सेंटर से T2G का, तो वो है 2/5। नाउ अब हमें ये समझना है कि ये 2 ऑर्बिटल के बीच में T2G एंड EG के बीच में एनर्जी गैप कितना होता है, वो
किस पर डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लिगांड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगांड होगा तो ये दोनों को ज्यादा दूर कर देगा, वीक लिगांड होगा तो उनको दूर करने की कैपेसिटी उसकी कम होगी। ओके, और उसके लिए जो सीरीज दी गई है लिगांड की एज अ स्ट्रेंथ वाइज, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिखाता हूं मैं, ये जो सीरीज है स्ट्रेंथ वाइज लिगांड की है, लो से हाई स्ट्रेंथ। तो ये वाले हैं, ये गैप कम क्रिएट करेंगे, और ये वाले हैं वो गैप ज्यादा क्रिएट करेंगे, एनर्जी डिफरेंट ज्यादा होगी। अब इसमें हम सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिंग। इलेक्ट्रॉन अगर फील हो गए तो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन तक तो पता है कि लो एनर्जी में कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे लो एनर्जी T2G को ऑक्यूपाई कर लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तब तक। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो कहाँ जाएगा? मे बी यहाँ जा सकता है, और मे बी यहाँ पे पैर बना सकता है। क्या करता है वो, किस पे डिपेंड होता है? ओके, तो मैं ये बता रहा हूं कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर ये एनर्जी गैप कम हुआ तो जंप करके इसको इजीली ही वो यहाँ पे जा सकता है। बट अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो उसको यहाँ पे जाने में प्रॉब्लम होगा, तो वो नीचे एडजस्ट कर लेगा। इट इज डिपेंड्स ऑन पेयरिंग एनर्जी। अगर हमारा एनर्जी गैप और उस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने की एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी, अगर ऊपर जाने की एनर्जी ज्यादा है हमारे गैप से, एनर्जी डिफरेंस के कंपेयर में पेयर होने की एनर्जी ज्यादा है, तो वो पेयर हो जाएगा, यानी कि T2G 3 रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर चला जाएगा। बट अगर हमारा एनर्जी गैप ज्यादा हुआ और पेयरिंग एनर्जी कम हुई तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ही रह जाएगा, यानी कि T2G 4 हो जाएगा और Eg के अंदर तो 0 रहेंगे। तो ये हो गया है क्रिस्टल फील्ड थियरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।